Hello everyone. I am Kirti, Faculty of Political Science in Vidya Educational Research Foundation. आप सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस को सेम स्टडी पैटर्न से पढ़ा नहीं जा सकता। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका स्टडी पैटर्न क्या है, किस यूनिट में आपको किस तरीके का फोकस रखना है, वहां से किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ताकि आप उसी तरीके से अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। आप जब देखेंगे, आपको पता है आपके सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स है और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। अब देखिए भाई, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको दो चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशंस। कॉन्सेप्ट क्या है? जिनके इर्द गिर्द आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस घूमता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं उन सब में क्या इंपॉर्टेंट है? लिबर्टी, स्वतंत्रता, है ना। लिबर्टी के बाद इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, राइट्स, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। तो ये आपके कॉन्सेप्ट आप उठा के देख लो। हम इवन अलग अलग जब थिंकर्स पढ़ते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ते हैं, इसी तरह इंडियन में जब हम कौटिल्य पढ़ते हैं, बर्नी पढ़ते हैं, रामाबाई पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक पढ़ते हैं, हर एक थिंकर जो है कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा है। एक अच्छा राज्य कैसा हो, राज्य में स्वतंत्रता कितनी हो, समानता कितनी हो, न्याय कैसे हो, अधिकार कैसे दिए जाएं, कितने अधिकार दिए जाएं। अब आपको करना क्या है? एक कॉन्सेप्ट उठाना है, उस पे अलग अलग थिंकर क्या बोलते हैं, अगर कोई थ्योरीज हैं तो क्या है, टाइप्स हैं तो क्या है। जैसे लिबर्टी में पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, इक्वालिटी में आपको पता है इक्वालिटी एक तो फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता, फॉर्मल इक्वालिटी के बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, परिणामों की समानता, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। तो ये सब कहाँ आएगा आपका? इक्वालिटी के अंदर। जस्टिस में जॉन रॉल्स पढ़ना ही पढ़ना है, रॉबर्ट नोजिक पढ़ लेना है। फिर राइट्स के अंदर बहुत सारी थ्योरी है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, मॉरल थ्योरी ऑफ राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, ये सारी आपको यहाँ पर पढ़नी है। डेमोक्रेसी में भी फिर प्रोसीजरल थ्योरी, पार्टिसिपेटिव थ्योरी, एलीट थ्योरी, ये सब पढ़ना है। पावर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू थिंकर्स। तो ये सारा आपको कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं आपके ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, उदारवाद क्या करते हैं? लिबर्टी को फोकस में रख के इन्होंने एक ट्रेडिशन बनाया है, लिबरलिज्म। फिर कंजर्वेटिज्म विच इज अपोज टू लिबरलिज्म, whereas liberalism supports the change, conservatives stop, forbids the change। उदारवाद, अनुदारवाद, उदारवाद जहां व्यक्ति और व्यक्ति के लिए बदलाव की बात करता है, अनुदारवाद समाज और समाज में बदलाव कम से कम चाहता है। सोशलिज्म इक्वालिटी पे फोकस्ड है, मार्क्सिज्म इन इक्वालिटी के हिसाब से किस तरीके से कम्युनिज्म की स्थापना होगी, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पारिस्थितिकवाद, नारीवाद, बहुसांस्कृतिकवाद और उत्तर आधुनिकता, ये आपको पढ़ना है। बट व्हाट आई सजेस्ट, start your preparation with unit 2, that is राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आपकी जो सेकेंड यूनिट है, यू हैव टू फोकस अपॉन थिंकर्स, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अ थिंकर, यू विल अंडरस्टैंड देयर थॉट्स एज वेल। जब आपको समझ में आएगा कि प्लेटो का लाइफ टाइम कैसा रहा, एरिस्टोटल का लाइफ टाइम कैसा रहा, मैकियावेली का कैसा रहा। जैसे मैकियावेली के लिए तो हम बोलते भी हैं, he was the child of his period, he was the child of Renaissance,
क्योंकि जब जागरूक युग आया जहां पर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहां मैकियावेली ने टाइम अपना स्पेंड किया है और इसीलिए ही इज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन. So when you are going to understand these thinkers, then you will understand कि why Plato is saying something on liberty, why Aristotle is saying something on inequality, और ये thinkers ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं. So go with unit 2 first and then go to unit 1. Second thing, they are very important units of your syllabus. You are going to see कि यूनिट 2 और यूनिट 1 को मिलाकर भी बहुत क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे. प्लस इन फ्यूचर आपको जब आपको पढ़ाना है, रिसर्च करनी है, सो आपको पॉलिटिकल साइंस के ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. एंड यूनिट 3, जहां यूनिट 2 पे आप फोकस कर रहे हो वेस्टर्न थिंकर्स पे, वहां आप यूनिट 3 पे फोकस करते हो इंडियन थिंकर्स पे. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? सी, जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल थिंकर्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जांपल, प्लेटो वाज फ्रॉम एथेंस, एरिस्टोटल वाज फ्रॉम स्टेगिरा, मैकियावेली फ्रॉम इटली, होब्स, लॉक इंग्लैंड, रूसो जिनेवा, हीगल जर्मनी, वॉल्स्टनक्राफ्ट इंग्लैंड. तो इस तरीके से हर एक थिंकर अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि हर एक थिंकर अलग अलग जगह से है तो इनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके थॉट्स बहुत कॉन्सेप्ट वाइज डिफर करते हैं. इंडियन थिंकर्स दे ऑल आर फ्रॉम द वन प्लेस, दैट इज इंडिया. सो दैट्स व्हाई इनकी लाइफ में ना लाइफ स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने किस ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कौन सी किताब लिखी, किन से मीट किया, क्या डिबेट्स हुई, ये सब यानी फैक्ट्स. आप देखोगे आईपीटी पे आपको बहुत फैक्ट्स पेपर में दिखाई देंगे. तो जहां आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे सेकेंड यूनिट के, थर्ड यूनिट में आप उनके लाइफ स्केच में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज फैक्चुअल स्टडी करोगे, मोस्टली फोकस करोगे फैक्ट्स के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू स्टडी योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट. देन फोर्थ यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप दिस यूनिट असाइड. जब तक बाकी सिलेबस कवर नहीं होगा, आप फोर्थ यूनिट को साइड पे रख देंगे. अब बताऊंगी एट द एंड क्यों. फिफ्थ और सिक्स्थ दो यूनिट जो आपकी है, फिफ्थ इज इंटरनेशनल रिलेशंस, whereas sixth is Indian foreign policy, अंतरराष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति. अब आप देखो, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है ये पॉलिटिकल साइंस में एक अलग ब्रांच है ना. कंपैरेटिव एक अलग ब्रांच है, इंटरनेशनल एक अलग ब्रांच है, एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग ब्रांच है. जब भी आप एक अलग शाखा को पढ़ोगे, आप उसकी अलग उपागम को भी पढ़ोगे. So first of all, you'll go with the approaches. एक क्वेश्चन 101% अप्रोचेस से आएगा, आने को 2-3 भी आ सकते हैं. फिर कॉन्सेप्ट में कि अब इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट को किस एंटिटी में देखा जाता है. ठीक है, तो कई सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, गेम्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं. फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, कि किस तरीके से पीस मेंटेन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज होते हैं, उनके लिए किस तरीके से अलग अलग पीस कीपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी जाती हैं, वो पढ़ना है. फिर संयुक्त राष्ट्र यूएन, एक क्वेश्चन 101% आएगा. फिर आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन ले लेनी है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस. ग्लोबल गवर्नेंस को समझने के लिए आपको साथ में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20, ब्रिक्स. तो कहीं ना कहीं जैसा कि नाम में ही लिखा है, these are political organizations which are mainly focusing on the economic development. तो आपको उसी तरीके से इन यूनिट्स को पढ़ना है. देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय, यानी ये आपका एक एरिया वाइज कोलैबोरेशन है. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन,
यूरोपियन कंट्रीज को इकट्ठे करने के लिए, अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन कंट्रीज को इकट्ठे करने के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज के लिए बनाया है, और एशियान हमने पता ही है हमारा एशिया की कंट्रीज को इकट्ठा करने के लिए, साउथ एशिया। फिर कंटेम्पररी चैलेंजेस, आईआर में आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ते हैं। पहले इनसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है कि आप पढ़ सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पे बहुत बेस करेगा कि करंट अफेयर्स में अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको दिखाई देंगे आपके पेपर में। अब फिफ्थ और सिक्स्थ दे आर ऑलवेज स्टडीड इन अ ग्रुप। आप कभी ऐसा नहीं पढ़ सकते कि फिफ्थ यूनिट पढ़ ली फिर किसी और पे गए फिर सिक्स्थ पढ़ी, नो, ऑलवेज स्टडी फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑल टुगेदर। हाउ? क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अभी आपने समझा कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज कैसे बिहेव करती हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी कि उसमें अब इंडिया कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो इंडिया को एज अ कंट्री कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। दूसरा, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर हमारे मेजर पावर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। दो आपके पेपर में यूएस, रशिया यानी सोवियत यूनियन और चाइना, तीन कंट्रीज हैं, but also go with Japan and Australia because now these countries are becoming more important for us. Plus go with the current affairs also कि अगर हम किसी और कंट्री जो कि हमारे सिलेबस में नहीं भी है उसके साथ भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज साइन कर रहे हैं तो वी मस्ट नो, ठीक है। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, एशियान, जो आपने फिफ्थ यूनिट में ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं वहीं आप कवर कर लेंगे कि इंडिया का उनमें क्या रोल है। बिकॉज यू ऐसा नहीं है ना कि WTO पढ़ा फिर भाई अगली यूनिट में इंडिया का रोल पढ़ेंगे, वहीं WTO पढ़ा, उसका प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो पढ़ा, और फिर साथ में वहीं पर इंडिया और WTO का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा। तो इस तरीके से आपकी काफी ये वाली यूनिट ऑलरेडी फिफ्थ यूनिट में कवर हो जाएगी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को आप हमेशा कैसे पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसी तरीके से सेवेंथ एंड एट्थ अगेन ये साथ में पढ़ी जाएंगी। सेवेंथ इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट वेयर एज एट्थ इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। सेवेंथ में एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द मेकिंग टू द यूनियन टू द स्टेट टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको हर एक पार्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करना है इन सेवेंथ यूनिट। एंड अब बहुत ऊपर से आर्टिकल नहीं पूछता है, 55, 56, 57, 58 इस तरीके के ऑप्शंस देता है, तो आपको उस पे प्रॉपर एक स्टडी करनी पड़ेगी, फैक्ट्स आपको अच्छे से घोट कर पीने पड़ेंगे। एट्थ यूनिट इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, लाइक आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या बताता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, कब और कैसा है, वेयर एज पॉलिटिकल प्रोसेसेस आपको बताएंगी कि उस पावर से हमारे यहाँ कैसे कैसे अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसे पड़ता है। आइडेंटिटी मतलब हम अपनी पहचान को हमने रिलीजन से जोड़कर रखा है, ट्राइब से जोड़कर रखा है, कास्ट से जोड़कर रखा है, क्षेत्र से, भाषा से, और हम जानते हैं कि हम सब पहले इन सब से अपनी पहचान जोड़ते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि भाई इनके बेसिस पे ही पॉलिटिक्स में हम अपना योगदान देते हैं, है ना। आप किस रिलीजन से हो, ट्राइब, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, इन सब का इम्पैक्ट हमारी पॉलिटिकल चॉइसेस पर पड़ता है। फिर सोशल मूवमेंट्स जिसमें ओल्ड और न्यू सारी पढ़नी है, दलित, ट्राइबल, वुमन, फार्मर्स, लेबर, इन सब की सोशल मूवमेंट्स पे आपको फोकस करना है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एट्थ यूनिट में आप बहुत सब्जेक्टिव चीजों को समझ सकते हैं, जैसे सोशल सिलेक्टिव चीजों को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आप रीजनलाइजेशन के लिए एक चैप्टर होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कब कौन सी स्टेट का कैसे कैसे किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये आपको पढ़ना है। फिर आप
ये तो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं कि वुमन को लेकर या जेंडर जो है एज अ टर्म हमारी पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज, पक्का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये आपको कवर करना ही करना है। और फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इलेक्शन के वक्त हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। देन 9th यूनिट अलग से ब्रांच है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफ कोर्स देन यू हैव टू गो विद द अप्रोचेस। आपको उपागम पढ़ने हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, इवोल्यूशन, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस। फिर उसके बाद में ना आपको 4 चीजें देखनी है। देखो, एक है एनपीए, एक है एमपीएम, एक है सीपीए और एक है डीपी। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, विकासात्मक प्रशासन। नव लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकासात्मक प्रशासन। ये 4 अलग अलग चीजें हैं जो आपके पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ तो इन अलग अलग पार्ट्स में उसको अलग अलग थिंकर्स ने समझा है। ये पढ़ने के बाद आप जब टेलर पढ़ेंगे तो टेलर में आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कवर हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन से आपका रैशनल चॉइस थ्योरी कवर हो जाएगा। फिर आपका जैसे यहाँ पे फिर से आ गया ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो एक बार आप पढ़ लेंगे, बात खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप रैशनल चॉइस थ्योरी पढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों ही हर्बर्ट साइमन की हैं। फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर पढ़ना ही है आपको, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एल्टन मेयो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में कई सारी लीडरशिप एंड मोटिवेशनल थ्योरीज हैं जिन पे हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद में चेस्टर बार्नेट को हमें पढ़ना है। फिर मैरी पार्कर फॉलेट और पीटर ड्रकर, बहुत लिमिटेड है पर बहुत आपका आजकल आपका पेपर बहुत फोकस करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसी के साथ एक ग्रुप में पढ़नी है 10th यूनिट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको देखना है कि मुझे किस किस चीज पर फोकस करना है। तो सबसे पहला फोकस आपका गुड गवर्नेंस, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, फर्स्ट वाला सब समझ आ जाएगा। गुड गवर्नेंस को जब डिटेल में पढ़ोगे सुशासन को, तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें अपने आप कवर हो जाएंगे। फिर है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है भाई, जवाबदेही व नियंत्रण, उसमें आपका प्रॉपर पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना वही आएगा, बस उसको समझना है कि यहाँ अरेंज कैसे करना है। अब इंडिया में क्या मैकेनिज्म्स दिखते हैं गुड गवर्नेंस के, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अभी वापस से रिवाइज हुआ 2019 में, सिटीजन चार्टर, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम जिसमें लोकपाल एंड लोकायुक्ता, मेजर पार्ट जहां से क्वेश्चन दिखाई देगा ही देगा पेपर में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आप ऑलरेडी जब यूनिट 7 पढ़ रहे होगे तो कवर कर चुके हैं। उसके बाद है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर नीति आयोग, फिर ये 4 पॉलिसीज है, फिर जन सुनवाई और सोशल ऑडिट। तो दिस इज अबाउट 10th यूनिट। तो आपको 9th और 10th अगेन फिर ग्रुप में पढ़नी है। अब आप उठाओ 4th यूनिट। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने वो यूनिट क्यों पहले आपसे छुड़वा दी। देखिए, अप्रोचेस तो हमें पढ़ने ही पढ़ने क्योंकि ये नई ब्रांच हो गई। फिर कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये कुछ नया है जो आपको कवर करना है यहाँ। ठीक है, कि उपनिवेशीकरण क्या है और कैसे एक राष्ट्रवाद जो है यूरोपियन और नॉन यूरोपियन देशों में फैला है। फिर देखो, ये सोशलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, वेलफेयर स्टेट पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी ऊपर। इलेक्टोरल रेजाइम्स, नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी पहले। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज एन अप्रोच चलो अलग से पढ़ सकते हो बट वैसे बहुत सिंपल टर्म है ये। ठीक है, फिर डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एक आपका मार्क्सिज्म जब आप आईआर का पढ़ोगे ये सारा वहीं कवर हो जाएगा। रूलिंग क्लास, एलीट थ्योरी, डेमोक्रेसी, एलिटिज्म, जब ऊपर डेमोक्रेसी पढ़ा है तो ये कवर कर लिया है। इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये सारा आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसलिए क्योंकि 4th यूनिट का मेजर पार्ट आप बाकी यूनिट्स में कवर कर लेते हो, उसको लास्ट के लिए रखना है, जो उसमें नया पार्ट है वो पढ़ना है और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है।
सो दिस इज अबाउट योर पेपर सिलेबस एनालिसिस, कि जैसे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले ये 3 यूनिट पढ़नी है, जिसमें भी सेकंड थर्ड पहले पढ़ना, फर्स्ट बाद में, एटलीस्ट सेकंड तो पहले पढ़ना ही, ठीक है। फिर एक बार फोर्थ छोड़ देना, फिफ्थ सिक्स का एक ग्रुप, सेवेंथ एट्थ का एक ग्रुप, नाइन्थ टेंथ का एक ग्रुप, इनमें से जो ग्रुप मन करे। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेट उठाना क्योंकि फैक्चुअल है, देर तक याद रखना है। फिफ्थ सिक्स या नाइन टेंथ में से एक ग्रुप उठा लो, फिर दूसरा उठा लो, फिर सेवेंथ एट्थ और उसके बाद फोर्थ। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी political science, how you are going to make your study pattern. Now you have to understand कि मेरे को भाई इस यूनिट से इस तरीके की चीजों पे फोकस करके अपना ये टाइम टेबल एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से काफी कुछ वैल्यूएबल जानने को मिले, आपको हेल्पफुल हो। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए विद द एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। थैंक यू।